हेलो एवरीवन। विद्यार्थी आई गेस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज इस वीक की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो GS 1 और 3 की लास्ट वीक की टॉपिक है, जिसको हम आज कंपाइल करके पढ़ेंगे। तो जो मेन टॉपिक्स है जो यूपीएससी में कहीं बार सिमिलर टॉपिक से ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आज उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है कि इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शिप डेवलप किया गया है CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी के साथ, और ये किसने किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने किया है। ठीक है, तो ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है ये काम करता है काट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग लिखते टाइम या फिर कंप्यूटर में कुछ टाइप करते टाइम कट करके कोई एक जगह से कोई वर्ड उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते हैं, तो CRISPR-Cas जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो हो सकता है कि इसमें कोई एक DNA स्ट्रैंड है ऐसा, तो DNA स्ट्रैंड के एक पार्ट को ऐसे कट करने के बाद उसको दूसरे किसी DNA स्ट्रैंड में इस तरीके से लगाया गया। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ये CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें Cas9 प्रोटीन का नाम है एंड CRISPR प्रोसेस है। तो 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में ये डिस्कवरी के लिए। तो इंडिया में जो अभी शिप की जीन एडिटिंग हुई है वो कैसे हुई है कि मायोस्टेटिन नाम की एक जीन है जो मिलता है यूरोपियन ब्रीड्स में, और वो बेसिकली मसल ग्रोथ के लिए और जल्दी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो इंडियन ब्रीड में नहीं मिलता है। तो कश्मीर में जो जीन है, कश्मीर में जो शीप है उसकी जीन में ये मायोस्टेटिन जीन को एडिट किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ है कि इसके पहले क्या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है? यस, इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि GM क्रॉप्स की तरह इसमें दूसरे किसी और एनिमल की या फिर और प्लांट की कोई और जीन नहीं है, ये उसी एनिमल की जीन है। तो जो GM क्रॉप में हमारे डर रहता है कि क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इसे खा सकते हैं, तो ये वाले प्रॉब्लम CRISPR-Cas में नहीं होता। बट इसके एक एथिकल इश्यूज भी है कि अगर हम ऐसे ही जीन को एडिट अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो एडिटिंग ट्रेट किस तरीके की हो सकते हैं, इसमें इंटेलिजेंस, सेक्स, अपीयरेंस, ये सारे बेसिस के ऊपर डिपेंड करके डिज़ाइनर बेबी को हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली चाइना में एक बार ये ट्राई किया गया है। तो ये क्या होगा, इससे सोसाइटी में एक डिवाइड होगा। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पावर है, वो अपने हिसाब से जीन एडिट करके अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो फिर उसमें ऐसा हो जाएगा ना कि नेचर की जो एक रैंडमनेस है जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें एथिकल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। बट अभी हमें याद रखना है कि इंडिया में फर्स्ट ऐसे छोटे छोटे जीन को एडिट करके किया जाता था, बट पूरे एनिमल को फर्स्ट टाइम इस बार ही बनाया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टिंगलेस बीज आर फाउंड टू बी बेनिफिशियल टू द फार्मर्स ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड में 2 ऐसे वैरायटी मिला है स्टिंगलेस बीज का जो नागालैंड में मिलते हैं, एंड वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो 2 वैराइटीज़ है ऐसे, इट्रागुना इरिडिपेंस एंड लेपिडोट्राइगोना आर्कीफेरा। ये दोनों नेटिव है, मतलब नागालैंड में ही मिलते हैं। तो ये स्टिंगलेस बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्टिंग्स हैं वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब ये प्रेजेंट तो है बट ये इसका काम क्या है हमें नहीं पता है। जैसे हमारे बॉडी में है अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब बॉडी में प्रेजेंट तो है पर इसका काम क्या है अभी तक हमें पता नहीं है, और एज सच कोई काम नहीं है। अगर आप इसे काट दे, जैसे अपेंडिक्स की ऑपरेशन बहुत लोगों की होती है, तो अगर आप इसे काट के ऑपरेट कर भी दे तो उसमें एज सच बॉडी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता। बट
अभी देखा जा रहा है कि ये जो बीज के स्टिंग्स नहीं होते थे वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो कहाँ कहाँ मिलता है? इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ये सारे एरियाज़ में स्टिंगलेस बीज देखने को मिलता है। ओके, और ये जो है इसका हेल्प क्या होती है? नॉट ओनली एनहांस क्रॉप पॉलिनेशन बट ऑल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मेडिसिनल हनी। इसकी हनी की जो अमाउंट है वो कम होती है बट इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत है। ओके, तो ये दोनों अगर पूछा जाए कि आप स्टिंगलेस बीज इंडिया में कहाँ मिलता है तो याद रखना नागालैंड में मिलता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है कि डुगोंग पॉपुलेशन इंडियन वाटर में कम हुई है, रिडक्शन हुई है। तो डुगोंग क्या होती है? ये एक मेरीन हर्बिवोरस मैमल है। तो सबसे पहले तो ये मैमल है, ये कोई फिश नहीं है, कोई एम्फीबिया नहीं है, मेरीन है, मतलब सिर्फ समुंदर में ही मिलता है। सी ग्रास खा के ये जिंदा रहते हैं, दिस इज सी ग्रास, ठीक है। और डुगोंग की जो हाईएस्ट नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? पाक बे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। थ्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस। एंड इसके कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है? IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, इसको याद रखना होगा। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, इसमें अपेंडिक्स 2 में आते हैं और ये इंडिया भी एक सिग्नेटरी है CMS का, ठीक है। तो डुगोंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में CMS में इंडिया भी एक सिग्नेटरी रह चुकी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है एंड इंडिया की एंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी आता है। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इंडिया की फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनी है? तमिलनाडु। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक बे है। तो इस एरिया में फर्स्ट टाइम इंडिया की फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। और इसके बाद भी डुगोंग की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDDR रिलीज़ किया है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन GAR 2025 और ये रिपोर्ट का नाम है रेजिलियंस पेज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर। ये है हमारी रिपोर्ट का नाम। ये हाईलाइट क्या किया है? रिस्क एवर इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे हमें पता है कि ये जो एरिया है नेचुरल डिजास्टर के रिस्क प्रोन एरिया है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो पैसे है वो डूबने वाला है। अगर हमें पहले से पता है, अगर हम इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं दैट रिड्यूस डेप्ट, अनश्योरेबल लॉस एंड ग्रोइंग ह्यूमैनिटेरियन नीड, क्योंकि जो ह्यूमन उस एरिया पे रह रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये डिजास्टर प्रोन एरिया है। ओके, अनश्योरेबल लॉस मतलब इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है, ऐसे लॉसेस भी कम हो रहा है और डेट भी रिड्यूस हो रही है। इंडिया के लिए क्या क्या फाइंडिंग्स मिली है? सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जैसे 2019 में साइक्लोन फनी कॉस्ट अराउंड $1.2 बिलियन डैमेज इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओडिशा। तो ओडिशा में ये जो साइक्लोन आया था, सिर्फ ओडिशा नहीं, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में भी आया था। तो ये साइक्लोन फनी ने क्या किया था? कितना डैमेज था? $1.2 बिलियन तक की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुई थी ओडिशा में। एंड ये जो डिजास्टर्स होते हैं इसके वजह से मास इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत होती है। जैसे 10 to 30 मिलियन केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, जैसे केरला में मड स्लाइड हो, उत्तराखंड में क्लाउड आउटबर्स्ट हो, सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो, या फिर हमारी ओडिशा और वेस्ट बंगाल बॉर्डर में साइक्लोन आना हो, गुजरात में साइक्लोन हो, मुंबई की बारिश हो। ये सब की वजह से क्या होती है? लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स
could lead to a 9% decline in living standards by 2050. तो लिविंग स्टैंडर्ड की डिक्लाइन होने की चांसेस है। और ये किस लिए होती है? जैसे फ्लोरिडा बहुत अच्छी जगह है, या फिर कैलिफोर्निया बहुत अच्छी जगह है, बट वहाँ पे वाइल्ड फायर इतना ज़्यादा हुआ कि वो लोगों के घर कंटिन्यूसली जलते गए, है ना। लो इंश्योरेंस कवरेज, ये एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया कंटिन्यूज टू हैव वेरी लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। कितने लोग हमारे अभी भी घर पे होम इंश्योरेंस कराते हैं? कार इंश्योरेंस कितने लोग कराते हैं? बहुत ही कम। तो कवरेज क्या होती है? 1% से भी कम है। तो डिज़ास्टर रिस्क की कंडीशन, डिज़ास्टर रिस्क की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमें याद रखना था। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, बैटरी आधार इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DST ने लॉन्च किया इसे एट द बैटरी समिट 2025। अंडर दिस ईच बैटरी पैक कुड बी असाइंड ए यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी। तो क्या है बेसिकली कि हर एक बैटरी को एक यूनिक आईडी लगाया जाएगा, जैसे कि मोबाइल में IMEI नंबर रहता है, राइट, वैसे ही बैटरी में भी अब लगाया जाएगा। तो उसका काम क्या है? दिस कुड ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग ऑरिजिन, आइदर इट इज़ ऑरिजिन इन चाइना और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ताकि जो डंपिंग होती है वो डंपिंग की प्रॉब्लम कम हो। बैटरी की केमिस्ट्री क्या है? मतलब ये लिथियम आयन बैटरी है या फिर सोडियम आयन बैटरी है, ये हमें पता रहेगा। सेफ्टी सर्टिफिकेशन किसने इशू किया है, कब इशू किया है, कैसे इशू किया है, ये पता चलेगा। एंड लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर हम लोग रेटिंग देते हैं ना, 4 रेटिंग है किसी का 3.9 रेटिंग है, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मॉनिटरिंग क्रिटिकल पैरामीटर्स लाइक चार्ज डिस्चार्ज साइकिल कैसे हैं, कितना दिन तक ये पावर को रख सकते हैं स्टोर करके, ये सारे हमें पता चलेगा। एंड उसी के हिसाब से हम मेंटेन कर पाएंगे और रिसाइकलिंग भी ठीक से कर पाएंगे। दिस कुड एक्ट एज ए रेगुलेटरी टूल टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। तो जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अभी कुछ महीने पहले अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के जो वेयर हाउसेस था उसमें बहुत सारे फेक चीज़ें मिला रहा था। तो ये काउंटरफिट प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है, ये हमें पता चलेगा। और उसके वजह से कंज्यूमर को अगर पता रहे तो कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कंपनी के ऊपर, एंड सर्कुलर इकोनॉमी की इनिशिएटिव भी ठीक से चलेगा। ठीक है, तो ये बैटरी आधार इनिशिएटिव के बारे में हमें पता करना था। नेक्स्ट क्या है? रिसेंटली इंडिया में 2 GI टैग मटेरियल है जो न्यूज़ पे आई है। एक है काला नमक राइस, इसको बहुत पहले GI टैग मिला था, बट अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको एक्सपोर्ट करने का प्लान किया है। इसका नाम बुद्धा राइस भी है। तो इसे एज ए बुद्धा राइस ब्रांड की तरह जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेजॉरिटी कंट्रीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल नॉन बासमती एरोमेटिक वैरायटी है। तो इसमें स्मेल तो बहुत अच्छी होती है और वो नॉन बासमती राइस है, तो इसकी न्यूट्रिशनल रिचनेस बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्टिकुलरली सिद्धार्थनगर, इस एरिया पे ग्रो होती है एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर भी आता है। फीचर्ड इन स्पेशलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे स्पेशलिटी राइस की तरह फीचर भी किया गया था। और ये जो काला नमक राइस है, इसका कल्टीवेशन बुद्धिस्ट पीरियड मतलब 600 BC के टाइम से भी चलता आ रहा है, और इसका एक्सकैवेशन में भी जो ग्रेन्स है उसे मिला है। ठीक है, तो ये काला नमक राइस कहाँ पे है? यूपी में है। ओके, नेक्स्ट है कुंभकोणम विट्रिलाई। ये क्या होती है? एक पान का पत्ता है, पान का पत्ता है जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है, और ये कहाँ पे मिला है? तमिलनाडु में। तो यूपी में सबसे ज़्यादा GI टैग है, उसके बाद तमिलनाडु में नेक्स्ट सबसे ज़्यादा है। ये कुंभकोणम जो है तांजावुर की कावेरी डेल्टा में मिलता है।
इसकी यूनिक टेस्ट है, एरोमा है। इसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में वेरी करता है। हार्ट शेप्ड लिप्स होती है विथ पंजेंट टेस्ट, इसकी जो स्पेशल टेस्ट है वो पंजेंट टेस्ट होती है। एंड बिटल लीव्स एड डाइजेशन एंड रीच इन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। हाई इन चैविकल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड, तो ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। दैट फाइट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कॉमन कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। जीआई टैग के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ने 34 बायोस्टिमुलेंट को नोटिफाई किया है टू स्पार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो बायोस्टिमुलेंट्स क्या होती है, ये नेचुरल और बायोलॉजिकली डिराइव्ड सब्सटेंसेस है जो प्लांट की ग्रोथ या फिर क्रॉप की ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन एंड स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सीवीड्स, सारगसम, इसका जैसे अभी प्रोडक्शन कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने की बात हो रही है। ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड, ये भी एक टाइप का बायोस्टिमुलेंट है। इसको रजिस्टर कहाँ पे किया जाता है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, इसके तहत इसे नोटिफाई किया जाता है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड मंगोलिया रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो डिफेंस के स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज कोई स्पेसिफिक अगर एक्सरसाइज हो तो उसका नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन से कंट्री के साथ है वो पूछे जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज खंजर एक बार पूछा गया था, वैसे ही आप लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए लास्ट 7 ईयर्स में नेक्स्ट कौन कौन से ये एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है ये मंगोलिया के साथ है, कंडक्टेड एनुअली, हर साल होती है, एंड ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मंगोलिया में होता है। तो इस बार जो हो रहा है वो मंगोलिया में उलान बटोर में हो रहा है। उलान बटोर है उसकी कैपिटल सिटी, और इसके पहले इंडिया में कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। ठीक है, तो एम्स टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू फोर्सेस एम्प्लॉइंग जॉइंट टास्क फोर्स इन सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। तो यूनाइटेड नेशंस की मैंडेट है एंड इसीलिए इंडिया और मंगोलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है थिरुकुरल। थिरुकुरल है क्या, तो थिरुकुरल है 1330 छोटे छोटे कपलेट्स हैं या फिर जो कविताएं होते हैं वो कविताएं हैं। ठीक है, तो ये थिरुकुरल को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिक तमिल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 4 ऐसे मेजर द्राविडियन लैंग्वेजेस पे ट्रांसलेशन की बात हो रही है। कौन कौन सी लैंग्वेज, कुरुक, गोंडी, माल्तो एंड ब्राहुई। थिरुकुरल किसने लिखा था, थिरुवल्लर एक बहुत ही फेमस तमिल सेंट हैं जिन्होंने लिखा था, और इसकी पीरियड क्या था, 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी CE के बीच में। ठीक है, तो थिरुकुरल की जो थीम्स है वो कोई रिलीजियस थीम्स नहीं है, ये सेकुलर थीम्स पे बनी हुई थी। नो सेकुलर थीम, इट्स रिलीजियस, इट्स नॉट रिलीजियस बट सेकुलर। तो क्या क्या है, आराम मतलब वर्चू, पोरुल मतलब गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, एंड इनवम मतलब लव। तो ये सारे के सारे सेकुलर थीम्स है। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक की एक रिपोर्ट मिली है इंडिया में कि इंडिया की जो इंटीग्रेटेड सर्वाइलेंस प्रोग्राम है उसने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो ये एनालिसिस क्या कहता है कि 8.3% जो डिजीज़ है वो जूनोटिक है एंड 7 मंथली जूनोटिक डिजीज़ है। तो जापानी एन्केफेलाइटिस जो है मैक्सिमम आउटब्रेक हुई है इसकी 29.5% जूनोटिक आउटब्रेक ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस की है। इसके बाद लेप्टोस्पोरियोसिस एंड स्क्रैब टाइफस।
तो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा जूनोटिक डिजीज़ होती है 1/3 एंड फॉलोड बाय साउदर्न रीजन। तो यहाँ पे निपा वायरस चलता रहता है, राइट, आपने नाम सुना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा आउटब्रेक होती है, केरला के रीजन पे बहुत फेमस है, ये होता रहता है, ठीक है। तो जूनोसिस क्या होती है? जूनोसिस उस टाइप के डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, जो नेचुरली वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता रहता है। और ये डेफिनेशन कौन देते हैं? WHO ने दिया है। तो जूनोटिक पैथोजेंस बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है एंड ह्यूमन में स्प्रेड होता है थ्रू फूड, वाटर और एनवायरनमेंट। तो किसी तरीके से भी हो सकता है ये, ठीक है। ग्लोबली अबाउट मिलियन डेथ होता है फ्रॉम जूनोसिस और 60% जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो जूनोसिस है। और सबसे फेमस क्या है? हमारी कोरोना वायरस, ठीक है। ये कैसे हुआ था? फ्रॉम बैट। तो ये बैट से भी निपा वायरस भी था और कोरोना वायरस की आउटब्रेक भी हुई है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिकली GS3 पेपर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के ऊपर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से ये जो डेटाज होते हैं ये सारे डेटाज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कावल टाइगर रिजर्व। तो कावल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में सिचुएटेड है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है टाइगर कॉरिडोर एरिया कनेक्टिंग कावल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना विथ ताडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व एट महाराष्ट्र। और इसका नाम क्या है? कुमारम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। ये नाम आपको पूछा जा सकता है। इस कहाँ पे सिचुएटेड है? तेलंगाना में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये कावल टाइगर रिजर्व सह्याद्री माउंटेन रेंजेस बैंक ऑफ रिवर गोदावरी में सिचुएटेड है। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलता है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है एंड सार्दर्न मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो ड्राई एंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फौना क्या है? टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय, चिंकारा, फॉक्स, जैकल, ये सारे टाइप के मिलते हैं, ओके। तो कावल टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। रिसेंटली आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बार्च ग्लेशियर। तो ये बार्च ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार्च ग्लेशियर जो स्विट्ज़रलैंड पे सिचुएटेड है, ये रिसेंटली इतना खतरनाक तरीके से फ्लड हुई है इसकी। ये पूरा का पूरा ग्लेशियर एकदम एक बार में नीचे आ गया, तो कैटास्ट्रोफी हो गया था एंड दैट कॉजेज मैसिव लैंडस्लाइड। और उसके वजह से ब्लैटन जो विलेज है वो पार्शियली डूब चुका है मड से। मड स्लाइड, लैंडस्लाइड की वजह से ये ऑलमोस्ट डूब चुका है। बर्च ग्लेशियर की ये जो कोलैप्स है लोन्जा रिवर को भी इम्पैक्ट किया है। तो लोन्जा रिवर की लोकेशन कहाँ पे है? ये आप लोग जाके ज़रूर देखिए। बार्च ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? लॉस्टेंटल वैली ऑफ नॉर्दर्न स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द ग्लेशियर्स कोलैप्स, ओके। तो क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। एंड ये किस वजह से होती है? सारे के सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है, ओके। स्विट्ज़रलैंड जो है होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन यूरोप। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आल्प्स माउंटेन रेंजेस है, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर हैं। और 2000 से 2025 के बीच में 40% ग्लेशियर की वॉल्यूम कम हुई है, ड्रामेटिकली लॉस हुई है। तो ये जो आपके डेटा होते हैं ना, ये भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे यूज़ कर सकते हैं या फिर जियोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो GS1 GS3 दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, फिर से ग्लेशियर के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एट द हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो इंडिया ने इस पे ग्लेशियर को मेंटेन करने के लिए अपना जो टारगेट्स होते हैं उसके बारे में बताया। तो ये कहाँ पे हुआ था? दुशानबे, ताजिकिस्तान। तो ये दुशानबे कैपिटल है, कैपिटल शहर में हुई थी। कोलैबोरेशन किसके किसके साथ हुई है? यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को एंड WMO दोनों कोलैबोरेट करके ये किया था। इंडिया की इनिशिएटिव क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ए की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको याद रखना होगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक फ्लैगशिप मिशन है जिसके बारे में आपको जानना है। एंड सेंटर फॉर क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज़, ये बनाया गया है हिमालयन रीजियन की जो ग्लेशियर्स है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। ओके, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये दोनों काम किया जा रहा है। एंड और एक चीज़ याद रखना है, यूनेस्को और WMO ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। एंड 25 से 34 के बीच में इसे डिकेड डिक्लेयर किया गया है। तो इंटरनेशनल डिकेड ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंसेस, इसके ऊपर डिकेड लॉन्च किया गया है। तो आप लोग हमें बताइए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से ईयर को बोला जा रहा था, और ये किसने ये नोटिफाई किया था? मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिया AI मिशन। तो इंडिया AI मिशन क्या था? कंप्यूट कैपेसिटी को बूस्ट मिली है। तो इंडिया AI मिशन क्या है? ये 2024 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेड ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? टू फॉस्टर AI इनोवेशन बाय डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग एक्सेस, एनहांसिंग डेटा क्वालिटी एंड डेवलपिंग इंडिजिनस AI कैपेबिलिटीज़। इसको बढ़ाने के लिए इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया गया है। तो AI कंप्यूट क्या है? तो AI कंप्यूट यही है कि रिसेंटली बूस्ट मिला है। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर बनाने की बात हो रही है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए। एंड ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश होने वाला है। डेटा सेट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 367 डेटा सेट बनाया जाएगा ताकि AI कोष बनाया जाए। इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जैसे श्रवम वन AI पोर्टल बनाने की बात कर रहा है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ऑप्टिमाइज करेगा फॉर इंडियन लैंग्वेज। इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सिलेक्शन ऑफ 3 न्यू स्टार्टअप्स फॉर बिल्डिंग इंडियाज ओन फाउंडेशन मॉडल, जैसे गूगल की OpenAI का ChatGPT है, गूगल के लिए जेमिनाई है, बार्ड है, तो सब अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग है। तो इंडिया की न्यू 3 स्टार्टअप को ऐसे लिया जाएगा जिसके खुद के फाउंडेशन मॉडल होगा एंड जो इंडिया की लैंग्वेज के साथ मैच करेगा। इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसर्चर्स होंगे उनको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एंड सेफ एंड ट्रस्टेड AI, जो AI हमारे पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करेगा, फेक न्यूज़ को स्प्रेड नहीं करेगा, तो वैसे सेफ एंड ट्रस्ट AI बनाने की भी बात हो रही थी। ठीक है, तो इंडिया AI मिशन के बारे में ये जो 7 पिलर्स हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत जेन लॉन्च किया है एट द भारत जेन समिट। तो भारत जेन समिट इंडिया की लार्जेस्ट जनरेटिव AI इंटेलिजेंस एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल समिट है, हैकाथन भी है। ये इंडिया की फर्स्ट ऑफ काइंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव भी है। ठीक है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड AI बेस्ड मल्टीमोडल LLM भी है फॉर इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करेगा। लॉन्च्ड एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी विथ फंडिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स NMCICPS,
इसको आपको याद रखना है। इसको डेवलप कैसे किया गया है? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत बनाया गया है। और इसकी 4 पिलर क्या है? भारत जेन को क्यों बनाया गया है? क्रिएशन ऑफ भारत सेंट्रिक फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो एआई को फिट कर पाए। ठीक है। भारत डेटा सागर टू सेंट्रलाइज हाई क्वालिटी भारतीय डेटा, जो एलएलएम मॉडल को ट्रेन करेगा। ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इनोवेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। एंड स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज एआई टैलेंट पूल। तो इंडिया की जो एआई टैलेंट है, जो अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको अपस्किलिंग करना है, जो अभी सीख रहे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब इसके प्रॉपर टूल्स हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ताकि जो एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई की जो एनवायरनमेंट हो, वो सेफ हो पाए। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। इस वीक के इतना ही आपको GS1 एंड GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना था। अगर ये कंपाइलेशन आपको अच्छी लग रही है, इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग हर दिन न्यूज़ नहीं देख सकते हैं, उनके लिए ये वीकली कंपाइलेशन बहुत ही हेल्पफुल है। इसे ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टू विद्यार्थी IAS। गुड लक।